यस स्टूडेंट, इससे लास्ट वाले चैप्टर में अपन ने वैल्यूज़ या स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस के बारे में डिस्कस किया था, पीएच स्केल के बारे में डिस्कस किया था। और आज जो अपना टॉपिक है उसमें मैं आपको पीएच वैल्यू ऑफ सम कॉमन सॉल्यूशंस, यानी कि कुछ इम्पोर्टेंट सॉल्यूशंस हैं जिनकी पीएच रेंज जो है एग्ज़ाम के अंदर पूछ ली जाती है, उनके बारे में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं। जिसमें फर्स्ट एग्जांपल है 1mHCl। यहाँ पर ये जो m है इसको अपन बोलते हैं मोलर। 1m यानी कि 1 मोलर। 1m मीन्स हो जाता है 1 मोलर। आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जितने मोल्स किसी सॉल्यूशन के अंदर या 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व होते हैं वो उतने ही मोलर सॉल्यूशन कहलाता है। तो यहाँ पर HCl के 1 मोल को 1 लीटर वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया गया है, इसीलिए ये कहलाता है 1 मोलर HCl। ठीक है, इस 1 मोलर HCl की pH कितनी होती है? 0.0। लास्ट लेक्चर में भी अपन ने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर जो pH है इसकी वो है 0.0। देन उसके बाद है बैटरी एसिड, यानी जो बैटरी के अंदर, कॉमर्शियल बैटरी के अंदर जो यूज में ली जाती है, व्हीकल्स के अंदर जो बैटरी यूज में ली जाती है, इन्वर्टर्स के अंदर, उन बैटरीज की जो pH होती है वो होती है 0.5 pH। और एक और बात, जो बैटरीज अपन यूज में लेते हैं उसके अंदर जो एसिड होता है वो कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, यानी H2SO4। उसके बाद है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस आप लोग जानते हो, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के थ्रू सेक्रेशन किया जाता है। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। जो स्टोमक है उसी स्टोमक को अपन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी कहते हैं। और उस गैस्ट्रिक ग्लैंड से कौन सा एसिड सेक्रेट होता है? तो वहाँ पर जो गैस्ट्रिक जूस होता है, एक्चुअल में वहाँ पर जो एसिड होता है वो कौन सा होता है? HCl होता है। लेकिन उस HCl की जो pH होती है वो कम होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो pH रेंज होती है वो कितनी है? 1.0 से लेकर के 3.0। यानी कि ये एक रेंज हो गई कि किसी पर्सन के अंदर जो है 1 pH हो सकती है, किसी में 3 pH हो सकती है, किसी में 2.5 या 2 pH हो सकती है, ठीक है ना। बहुत सी बार क्या होता है कि अगर कभी कभी अपन कुछ ऐसे फ्रूट्स खा लेते हैं या ऐसा फूड अपन खा लेते हैं जिससे क्या होता है, अपन को एसिडिटी होने लग जाती है। यानी कि अपनी बॉडी के अंदर जो स्टोमक है उस स्टोमक के अंदर एसिड बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। मान लीजिए जैसे कि उसकी pH कितनी हो जाती है? 1.0 के आसपास हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा एसिड जो है हमारे बॉडी के अंदर सेक्रेशन हो जाता है, तो उसकी वजह से अपन को एसिडिटी होने लग जाती है। और एसिडिटी होने पर अपन क्या करते हैं कि इनो या इस टाइप का जो है अपन बेस यूज में लेते हैं, जिससे कि वो एसिडिटी क्या हो सके? न्यूट्रल हो सके। उस एसिड के साथ बेस की रिएक्शन हो जाती है। देन उसके बाद विनेगर जो एसिड होता है उसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। उसे अपन एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। और इसकी pH रेंज कितनी है? 2.4 से लेकर के 3.4 pH रेंज है इसकी। सॉफ्ट ड्रिंक, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह अपन पीते हैं, उसकी pH होती है 3.0। वाइन की जो pH होती है 2.8 से लेकर के 3.6 तक हो सकती है। कॉफ़ी जो है वो 4.5 से लेकर के 5.5। यानी अभी तक अपने जितने भी ये सॉल्यूशंस देखे हैं वो सारे एसिडिक मीडियम के ही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यूरिन, ये 5.5 से लेकर के 7.5 तक हो सकता है। यहाँ पर एक ये अलग आ गया है कि ये जो यूरिन है, ह्यूमन यूरिन, इसकी जो रेंज होती है वो 5.5 से लेकर के 7.5 तक होती है। नॉर्मली वो क्या होता है? थोड़ा सा अल्कलाइन या बेसिक होता है, तो उसकी pH ज़्यादातर जो है 7 पॉइंट समथिंग होती है। मिल्क जो अपन यूज में लेते हैं उसकी pH 6.8 होती है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि जो मिल्क है उस मिल्क के अंदर, अगर मान लीजिए जैसे गर्मी है, गर्मी के अंदर क्या होता है कि अपन उस मिल्क को गर्म नहीं करते हैं या उसे टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करते हैं, यानी इसे फ्रिज में नहीं रखते हैं, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है? वो ख़राब हो जाता है, वो फट जाता है। तो उसकी क्या वजह रहती है? क्योंकि उसके अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट के अंदर एसिड आ जाता है, तो उसकी जो pH होती है वो 6.8 से थोड़ी कम होकर के
3.4 या 4 पॉइंट समथिंग हो जाती है, ठीक है। और ह्यूमन ब्लड या टीयर्स जो हैं उसके अंदर जो पीएच होती है वो 7.4 है, यानी कि हल्के एसिडिक मीडियम के होते हैं। ह्यूमन ब्लड जो है वो बेसिक मीडियम का होता है। ये एक इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ह्यूमन ब्लड की पीएच कितनी होती है या टीयर्स की पीएच कितनी होती है, तो 7.4 के आसपास होती है, ठीक है। सी वाटर या वाइट एग जो होता है इसकी 7.8 है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है MgOH का होल्ड वाइज, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। इसकी पीएच कितनी होती है, 10 होती है। एसिड रेन जो है, क्योंकि अपन जान रहे देखो एसिड रेन उसके नाम में ही एसिड यूज में आया, तो उसकी पीएच जो है वो एसिडिक मीडियम वाली होनी चाहिए। तो यहाँ पर पीएच कितनी हो जाती है, 5.6 हो जाती है, ठीक है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है कॉमन सॉल्यूशंस है जिनके बारे में एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है बहुत सी बार, तो अपन को ये इसमें थोड़ा ध्यान में रखना है, याद रखना है अपन को। फिर उसके बाद लास्ट जो टॉपिक अपन ने डिस्कस भी किया था, ये पीएच इन आवर डेली लाइफ। अपनी डेली लाइफ के अंदर पीएच की क्या वैल्यूज हैं, क्या अपने यूजेज हैं, तो उसके लिए अपन ये कह सकते हैं आवर डाइजेशन सिस्टम, हेल्प इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी जो अपनी बॉडी है उस बॉडी के अंदर जो अपन फूड यूज में लेते हैं उसका डाइजेशन करने के लिए जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, जो स्टोमक होता है, उसमें एसिडिक मीडियम प्रेजेंट होता है। तो वो जो एसिडिक मीडियम है वो एसिड की वजह से ही क्या होता है कि वहाँ पर फूड का प्रॉपर डाइजेशन हो पाता है। अगर एसिडिक मीडियम नहीं होगा तो फूड का डाइजेशन जो होगा वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एसिड कोज टूथ डिके, इसके बारे में भी अपन ने बात की थी कि एसिड जो होते हैं वो टूथ डिकेइंग यानी कि दांत के गिरने का भी एक कारण या वजह बन सकती है, जैसा कि इसमें बताया हुआ है ना। तो मैंने इसमें बारे में आप लोगों को लास्ट पिक्चर में बताया हुआ भी है। सेल्फ प्रोटेक्शन बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर, यानी मान लीजिए क्या होता है कि आपकी बॉडी के ऊपर आंट ने या लाल चींटी ने आपको काट लिया, तो काटने पर क्या होगा, वहाँ पर आपकी जलन होने लग जाएगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप लोग जानते हो छोटी क्लासेस में अपन पढ़ चुके हैं कि आंट की जो स्टिंग होती है उसकी जो वो जहाँ से वो काटती है वहाँ से एक लिक्विड का भी सेक्रेशन करती है, और वो जो लिक्विड होता है वो एक एसिडिक होता है, ठीक है ना। और वो जो एसिड होता है वो कौन सा होता है, अपन को याद रखना है, वो एसिड है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। जो एसिड है आंट स्टिंग से वो कौन सा है, फॉर्मिक एसिड है। ये थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है। फॉर्मिक एसिड होता है। तो इस फॉर्मिक एसिड की वजह से क्या होता है कि अपनी स्किन जो होती है वो जलने लग जाती है, यानी वहाँ पर थोड़ा अपन को जलन महसूस होता है। क्यों, क्योंकि एसिड जो होते हैं वो कोरोसिव नेचर के होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से आपकी बॉडी के ऊपर या आपकी स्किन के ऊपर जब आंट स्टिंग करती है तो क्या होता है, फॉर्मिक एसिड की वजह से वहाँ पर जलन होने लग जाती है। तो फिर अपन वहाँ क्या कर सकते हैं कि जो अपने पास बेस होते हैं घर में यूज में लेने के लिए, जैसे खाने का सोडा हो सकता है, उस खाने के सोडा या बेकिंग पाउडर से अपन क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा रफ करते हैं उस प्लेस को, उस जगह को, जिससे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो जो जलन होती है वो ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है जो अपन ने पढ़ी थी। तो इससे यहाँ तक की जो पोर्शन जो अपन ने कंप्लीट किया है इस चैप्टर का, जिसमें एसिड वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, बेस वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, जिसमें अपन ने एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उनके कुछ जनरल जो है कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी अपन ने पढ़ा था। और उसी तरह से अपन ने बेस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनके बारे में स्टडी की थी, उनकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी स्टडी कर ली है, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना वो है सॉल्ट, क्योंकि आप लोग जानते हो कि आपका ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नेम क्या है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन ने एसिड वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया, बेस वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया। अब जो है अपन यहाँ पर सॉल्ट वाला पोर्शन कंप्लीट करने जा रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी सॉल्ट नेम आता है तो स्टूडेंट्स या जितने हमारे दिमाग के अंदर ज़्यादातर केवल एक ही सॉल्ट के बारे में अपन सोचते हैं कि कॉमन सॉल्ट की बात हो रही है, यानी जो अपन सॉल्ट अपन खाते हैं घर के अंदर उसी सॉल्ट की बात हो रही है। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि जब अपन कहते हैं सॉल्ट, तो सॉल्ट का मीन्स ये होता है कि जब कोई एसिड और कोई बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद क्या बनाते हैं, वो एक केमिकल न्यू सब्सटेंस बनाते हैं।
और वो जो न्यू सब्सटेंस होता है वो ना तो एसिडिक नेचर का होता है और ना ही बेसिक नेचर का होता है, वो एक तरह से न्यूट्रल सब्सटेंस होता है। उस न्यूट्रल सब्सटेंस को अपन क्या बोलते हैं, एसिड कहते हैं। जैसे एग्जांपल की फॉर्म में अगर अपन बात करें कि अगर अपन पास मान लीजिए NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड इसकी रिएक्शन जब अपन किससे करवा देते हैं, HCl से करवा देते हैं। तो HCl से करवाने पर यहाँ से क्या होगा, ये जो HCl है ये किस में टूट जाएगा, H+ और Cl- में। इसी तरह से NaOH किस में टूट जाएगा, डिसोल्व होने पर Na+ और OH- के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ अपन ये कह सकते हैं कि ये किस में टूट रहा है, Na+ में टूट रहा है और OH- में टूट रहा है। इसी तरह से यहाँ से ये किस में ब्रेक हो रहा है, तो H+ में टूट रहा है और Cl- में टूट रहा है। अब क्या करना है अपन को, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, यानी अल्टरनेट आपको करना है। तो यहाँ से ये जो Na पॉजिटिव है वो किसके साथ चला जाएगा, Cl के साथ चला जाएगा। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा NaCl और प्लस जो बचता है वो क्या हो रहा है, H+ OH यानी कि H2O, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो NaCl बना है इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, और इसे अपन कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं जो अपन खाने में यूज में लेते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बना है, ये जो मटेरियल है आप लोग जानते हो, देखो ये एक एसिड है और ये जो है एक बेस है, ठीक है ना। इसका नेचर अलग होता है, एसिडिक नेचर है, इसका नेचर अलग होता है, ये बेसिक नेचर है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो केमिकल रिएक्शन हुई है और इनसे ये जो सब्सटेंस बना है, न्यू सब्सटेंस, वो कैसे नेचर का है, न्यूट्रल नेचर का है। यहाँ पर एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनने वाला जो न्यू सब्सटेंस है वो क्या कहलाता है, सॉल्ट कहलाता है, जिसमें एसिडिक पार्ट भी हो और बेसिडिक पार्ट भी हो। तो ये एक न्यूट्रल सब्सटेंस होता है और एसिड और बेस की रिएक्शन से बनता है, और इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। बार बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं ये कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जितने भी सॉल्ट होते हैं उनको अपन 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यानी जो सॉल्ट होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। एक तो सॉल्ट होता है उसको अपन बोलते हैं नॉर्मल सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट। अच्छा, ये जो नॉर्मल सॉल्ट है इसका एक दूसरा नेम भी होता है, इसको अपन न्यूट्रल सॉल्ट भी कहते हैं, ठीक है। और सेकंड जो है इसको अपन जानते हैं ये एसिड सॉल्ट कहलाता है, और एक जो होता है ये कहलाता है बेसिक सॉल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ नहीं है, केवल थोड़ा सा ये समझ लो। आप लोग जानते हो न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट क्या होते हैं, जब क्या होगा कि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड, व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, तो जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा वो सॉल्ट कौन सा हो जाएगा, नॉर्मल सॉल्ट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में अगर अपन बात करें तो ये रिएक्शन अपन वापस यहाँ पे लिख देते हैं कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पहले एसिड है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड, तो HCl आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी तरह से यहाँ पर NaOH जो है आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर NaCl बन जाएगा, जो कि किस टाइप का है, नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट कहलाता है। इसी तरह से यहाँ पर एसिडिक सॉल्ट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है, स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, लेकिन बेस कौन सा होना चाहिए, वीक बेस होना चाहिए। यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंट आ गया है इसके कंपेयर में। यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, जब इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं तो जो सॉल्ट बनेगा वो कौन सा सॉल्ट कहलाएगा, एसिडिक सॉल्ट कहलाएगा। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड में अपन क्या कर सकते हैं, HCl ले सकते हैं, और वीक बेस आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि NaOH और KOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनके अलावा जितने भी बेस हैं वो सभी क्या है, नॉर्मली जो है वो सारे वीक
बेस की कैटेगरी में आते हैं। तो अपन यहाँ पर मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक वीक बेस हो जाएगा। जब अपन इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, CaCl2 प्लस H2O। यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए मैं इस तरह से 2 लगा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कैल्शियम क्लोराइड बना है ये किस टाइप का सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड अपन ने यूज में लिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद जब अपन बेसिक सॉल्ट की बात करते हैं तो जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अपन ने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस यूज में ले लेंगे और इस स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन अपन किसके साथ करवा देंगे, वीक एसिड के साथ। वीक एसिड के साथ जब इसकी रिएक्शन करवा देंगे तो जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट क्या कहलाएगा, बेसिक सॉल्ट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में अगर अपन को स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए तो अपन क्या कर सकते हैं, NaOH ले सकते हैं, ठीक है। और अपन को क्या चाहिए, वीक एसिड चाहिए। तो वीक एसिड के लिए एक ये एग्जांपल याद रख लो आप लोग, बार बार मैंने आपको बताया था, विनेगर वाला एसिड जो एसिटिक एसिड है, ठीक है ना, ये अपन यूज में ले सकते हैं। तो जब अपन यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3COO Na बन जाएगा प्लस H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, ठीक है। आप लोग देख रहे हो यहाँ से ये CH3COO बाहर निकलेगा, यहाँ से Na बाहर निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, CH3COO Na बन जाएगा और यहाँ पर ये H2O मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसका नेम क्या हो जाएगा, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, ठीक है ना। और इसका नेम क्या होता है, एसिटिक एसिड। इसका आप लोग जानते हो NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 3 टाइप के सॉल्ट के बारे में अपन ने डिस्कस किया है, जिसमें अपन कहते हैं कि एक सॉल्ट अपने पास नॉर्मल सॉल्ट है, एक एसिडिक सॉल्ट है और एक बेसिक सॉल्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एक डिफरेंट बात अपने पास क्या आ जाती है कि ये जो सॉल्ट होते हैं, इन सॉल्ट के अंदर जब भी अपन फॉर्मूले लिखते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि जो पॉजिटिव वाला पार्ट होता है, जितने भी पॉजिटिव पार्ट होते हैं उनको पहले लिखा जाता है और जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है उनको बाद में लिखा जाता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, बाकी उनके अलावा क्या है कि हर जगह पर जहां कहीं भी आप सॉल्ट लिख रहे हो, सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला लिख रहे हो, तो जो सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला होगा उसके अंदर हमेशा पहले जो है रिटर्न करने के अंदर पहले जो है वो पॉजिटिव पार्ट या मेटेलिक पार्ट होगा और उसके बाद नेगेटिव पार्ट या एनाइन होगा, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के फॉर्म में आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि आप लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है CaCl2। तो Ca के अंदर आप लोग जानते हो कि कैल्शियम ये 2+ की फॉर्म में होता है, यानी इसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो मैंने इसको पहले लिखा है। इसी तरह से NaCl यहाँ पर क्या है, Na+1 की पोजीशन पर है, यानी कि ये पॉजिटिव पार्ट है। लेकिन मैंने कहा क्योंकि एक्सेप्शन है तो यहाँ पर मैंने Na को बाद में लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब भी आप केमिकल फॉर्मूला लिखते हो किसी भी सॉल्ट का, तो मैक्सिमम टाइम पर क्या होगा कि जो पॉजिटिव पार्ट है वो हमेशा सॉल्ट के फर्स्ट में लिखा जाएगा और जो नेगेटिव पार्ट है वो हमेशा एंडिंग में लिखा जाएगा, ठीक है। अब बाद में इसके अलावा क्या होती है कि इनकी कुछ फैमिलीज होती है, जितने भी सॉल्ट हैं उन सारे सॉल्ट की कुछ फैमिलीज होती हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें तो क्लोराइड्स हो सकते हैं, नाइट्रेट्स हो सकते हैं, सल्फेट्स हो सकते हैं और कार्बोनेट्स हो सकते हैं। ज़्यादा आपको इसमें डीपली जाना नहीं है, मैं केवल इतना सा बता रहा हूँ कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आप लोगों को। फैमिलीज ऑफ सॉल्ट, ठीक है ना। इसमें आप लोगों को जैसे फर्स्ट क्लोराइड फैमिली, सेकंड कार्बोनेट फैमिली, थर्ड नाइट्रेट फैमिली और फोर्थ है सल्फेट फैमिली,
ठीक है, ज़्यादा आप लोगों को याद में रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा बस इसको याद रखना है। आप लोगों को पूछा नहीं जाता है वैसे कभी इस टाइप का क्वेश्चन के फैमिलीज़ के बारे में पता हो। तो क्लोराइड के अंदर जैसे कि NaCl सोडियम क्लोराइड, इसी तरह से CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड, इसी तरह से BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड, ये सारे सॉल्ट है जिसके अंदर क्या हो रहा है, क्लोरीन प्रेजेंट है। तो इस टाइप की जो फैमिली या इस टाइप के जो सॉल्ट होंगे वो क्या कहलाएंगे, क्लोराइड सॉल्ट कहलाएंगे, यानी इनका जनरल नेम हो जाएगा। इसी तरह से कार्बोनेट, कार्बोनेट का मतलब जानते हो आप, जैसे कि यहाँ पर अपन मान लीजिए लिखते हैं Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। आप चाहे तो यहाँ पर ले सकते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। चल रहा है मेरे काम, एक मिनट, 2 मिनट रुको, ठीक है। उसके बाद है नाइट्रेट फैमिली, तो जैसे अगर अपन देखते हैं NaNO3 हो सकता है। इसी तरह से सल्फेट के अंदर ZnSO4 हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक जो अपन ने पढ़ा है, जिसके अंदर अपन ने सॉल्ट के बारे में इनकी कुछ टाइप्स पढ़े और इनकी फैमिलीज़ के बारे में पढ़े। और अब जो है अपन इनके नेक्स्ट लेसन या नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन जो है इसके जो कुछ सम इम्पोर्टेंट जो सॉल्ट होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।